हाँ बच्चों, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन क्यूमिलिन सिस्टम या एलिन सिस्टम। अब क्यूमिलिन सिस्टम या एलिन सिस्टम क्या होता है? जिसमें कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होते हैं। अब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड दो तरह से हो सकते हैं, या तो डबल पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में है, या डबल बॉन्ड किस में है? ओड नंबर में है, कंटिन्यूस। अब ये अपन एक्स वाई जेड एक्सिस समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा है? दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये वाला प्लेन कैसा है? दिस इज वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। तो इसको आप ढंग से समझ लेना कि आप अगर इसको यहां से देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, सामने अगर कोई हॉरिजॉन्टल चीज रखी है तो एक उसका एक सिरा आपकी तरफ होगा, दूसरा सिरा आपसे दूसरे दूर की तरफ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ वर्टिकल रखी है तो उसका फर्स्ट, उसका लोअर और अपर दोनों आपसे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी दोनों आपको विजिबल होंगी। अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल रखी है तो उसका केवल फ्रंट व्यू ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो आपकी तरफ है। बैक व्यू तो आपसे दूर की तरफ है, तो वो बैक व्यू तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर वर्टिकल है तो उसका, अगर वर्टिकल है तो उसका लोअर और टॉप दोनों आपको नज़र आएंगे। अब जैसे इसमें अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इस तरह से, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें इसका एक तो 2s ऑर्बिटल यूज आ रहा होगा, एक इसका 2px ऑर्बिटल यूज आ रहा होगा। और ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर है लीनियर। लीनियर से जो डायरेक्टली अटैच एटम होगा वो भी लीनियर ही होगा, यानी इसका एक ऑर्बिटल तो पी एक्स 100% यूज़ आएगा ही आएगा। सिमिलरली इसका भी एक ऑर्बिटल 2px डायरेक्टली यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर से डायरेक्टली अटैच एटम लीनियर होगा, तो पी एक्स के लाइन में पी एक्स ही होगा, पी एक्स की लाइन में पी एक्स ही होगा, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी है sp2, ठीक है। अब सेंट्रल एटम के दो पी ऑर्बिटल बच गए, दो पी ऑर्बिटल बच गए जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेंट्रल एटम का जो पी जेड ऑर्बिटल है, पी जेड, वो पड़ोसी के पी जेड के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सेंट्रल एटम का पी जेड ऑर्बिटल पड़ोसी के पी जेड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पी जेड तो वर्टिकल है, तो ये पी जेड, ये पी जेड, और ये क्या बन गया? पी जेड, पी जेड और पाई बन गया। अभी सेंट्रल एटम का पी एक्स तो लीनियर स्ट्रक्चर में यूज आ गया हाइब्रिडाइजेशन में, पी जेड लेफ्ट वाले के साथ पाई बना रहे हैं, तो इसका जो पी वाई होगा, पी वाई कहाँ है? ये तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये जो पी वाई है, ये क्या बना रहे हैं? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पी वाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब लेफ्ट वाले कार्बन के कौन कौन से ऑर्बिटल बचे हुए हैं? इसका हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो 2s यूज़ आएगा, एक 2px यूज़ आएगा, और एक 2py यूज़ आएगा, क्योंकि 2pz तो पाई बॉन्ड बना रहा है। जबकि अगर मैं राइट वाले कार्बन का देखूं तो एक 2s ऑर्बिटल यूज़ आएगा, एक 2px ऑर्बिटल यूज़ आएगा, और एक 2pz ऑर्बिटल यूज़ आएगा, ठीक है।
क्योंकि इसका राइट वाले कार्बन का पी वाई तो सेंटर वाले के पी वाई के साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये पी वाई, दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है, चल ओके। अब इसका मतलब यहाँ तो पी एक्स और पी वाई यूज आ रहा है, यानी ये कौन सा प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, दिस इज एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, सिंपल। अब एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन क्या होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली बनाना चाहें तो राइट वाला कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ये सेंटर वाला कार्बन, ये इधर वाला कार्बन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये पाई, ठीक है। अब ये वाला तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ये तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो एक्स वाई प्लेन में एक एंड तो आपकी तरफ होगा और एक एंड आपसे दूर की तरफ होगा। जबकि ये तो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन तो वर्टिकल होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और ये हो गया एक्स जेड प्लेन। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर दो पाई बॉन्ड है तो वो उनके प्लेन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चलो, तो अपन इसका कंक्लूजन बना लेते हैं। कंक्लूजन, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब कंटिन्यूअस, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इन इवन नंबर, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में है देन molecule will be non-planar, molecule will be non-planar। और अगर ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, ठीक है, क्योंकि अगर भाई नॉन प्लेनर कैसे हो सकता है, एक एक्स जेड प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, तो दो अलग अलग प्लेन हो गए ना। इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर तो नहीं हो सकता, नॉन प्लेनर। ठीक है, मॉलिक्यूल विल बी नॉन प्लेनर। इन सच केस, in such case optical isomerism is possible in such case optical isomerism is possible if symmetry is absent, अगर सिमेट्री एब्सेंट है तो। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें देखो, आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करोगे, जैसे अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करोगे, लेट सपोज आपने इसको इस प्लेन से कट किया,
हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये H ऊपर की तरफ है और ये Cl नीचे की तरफ है, तो सिमेट्री आई ही नहीं। सिमेट्री नहीं आई तो ये कैसा कंपाउंड होगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है। अब देखो, जिस प्लेन से अपन कट करते हैं उस प्लेन में जो एटम आते हैं उनको देखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये तो उसी प्लेन में है जिस प्लेन से अपन कट कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल, अपन थोड़ा इमेजिन करो, अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, तो जब आप किसको कट करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो राइट वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और Cl नीचे की तरफ है। ठीक है। तो वो दोनों आपस में, तो जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करूंगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, इसका मतलब हाइड्रोजन की इमेज नहीं आई वहाँ पर। लेकिन अगर राइट साइड में भी नीचे क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन ही होता, तो जब आप पीओएस प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट कर रहे हो तो हाइड्रोजन की इमेज नीचे हाइड्रोजन दिख जाएगी, उस केस में पीओएस आ जाएगा। ठीक है। पीओएस आ जाएगा तो फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। ठीक है। एंड in such case GI is not possible। ऐसे केस में GI पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। ये तो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड के बारे में है। अब मान लो इसमें अपन सेकंड वाला केस भी डिस्कस करने लगे हैं। थी सेकंड वाला केस भी अगर डिस्कस कर ले, बी पॉइंट, if number of double bond are in odd number। अब कंटिन्यूस की बात हो रही है बेटा, अपन एलियन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर H है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर H है। अब आप देखो इस सेंटर वाले का, तो इसका P, इसका PZ इसके PZ के साथ पाई बना रहा है, इसका PY इसके PY के साथ पाई बना रहा है, अगेन इसका PZ बगल राइट वाले के PZ के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर H इधर Cl इधर Cl इधर H। ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो देखो इस लेफ्ट वाले कार्बन का प्लेन कौन सा आएगा? इसका p, अगर मान लो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो इसका एक तो 2s ऑर्बिटल यूज आ रहा है, एक इसका 2px यूज आ रहा है। तो इसका 2px, तो इसका प्लेन कौन सा हो गया? इस सेंटर अगर इसका 2px यूज आएगा तो लेफ्ट वाले का, इन सारे कार्बन का 2px ही यूज आएगा। लीनियर में तो सारे कार्बन का 2px ही क्यों यूज आएगा? सारे कार्बन का 2px ही क्यों? अभी इस, ठीक है, लेफ्ट वाले कार्बन का pz तो पाई बना रहा है, px सेंटर वाले के px के साथ सिग्मा बना रहा है। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसमें एक तो 2s यूज आएगा, एक 2px यूज आएगा, एक 2py यूज आएगा। मतलब इसका हो जाएगा xy प्लेन। सेंटर वाला लीनियर है, वो तो उसी लाइन में होगा, सेंटर वाला लीनियर है। राइट वाले का भी सेम ही केस है, इसमें भी इसका
इस वाले कार्बन को अगर अपन डिस्कस करें, इसका 2x 2px तो सेंटर वाले के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और इसका pz, इस वाले कार्बन का pz तो सेंटर वाले के pz के साथ पाई बना रहा है, तो इसका भी py ही यूज आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो अगर 3 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है तो वहाँ कौन सा प्लेन हो गया बच्चों, वहाँ एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो वो तो सब ये सारे के सारे एटम किस में, एक प्लेन में है। तो कंक्लूजन, अगर आप एक बार समझने की कोशिश करें और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप सीधा कंक्लूजन याद रखें। इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर इन ओड नंबर, then whole molecule is planar and POS is present. POS is present, hence optical isomerism is not possible. Optical isomerism is not possible, but GI में प्रेजेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में प्रेजेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जैसे अपन बस अब जीआई के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो ग्रुप्स लगे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हर sp2 कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सिंपल। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई यहाँ पर, ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गया है, सिस फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। इसी में दूसरा फॉर्म हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड 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 सी। अब ये 5 हो गए, तो बस ये ओड नंबर में है, इधर एच है, इधर सी एल है, इधर एच है, इधर सी एल है। अगर ये ओड नंबर में है तो ये प्लेनर है तो ये जी आई शो कर सकता है। अब ये जो प्लेन है इसमें इस प्लेन के दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है, दोनों साइड में हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, ये ट्रांस आइसोमर होगी, ट्रांसफॉर्म। ठीक, चलो इस तरह से। तो सिमिलरली नेक्स्ट केस आता है इसमें जी आई इन स्पायरो कंपाउंड्स। आप मेरी एक बार ढंग से सुनो कि अगर आपको 1% भी कन्फ्यूज़न है तो आप सिर्फ ये कंक्लूजन याद रखो कि पाई बॉन्ड कंटिन्यूस डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में है तो नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा तो जी आई पॉसिबल नहीं है, ओ आई हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूस डबल बॉन्ड अगर ओड नंबर में है तो प्लेनर होगा तो ओ आई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, बट जी आई पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जी आई की कंडीशन क्या है, हर sp2 पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। अब दोनों डिफरेंट ग्रुप अगर सेम साइड है प्लेन की तो सिस होगा, अपोजिट साइड है तो ट्रांस होगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं जी आई इन स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल तरीका सिंपल है, जैसा अपन ने एलिन सिस्टम में समझा एग्जैक्टली वैसा ही अपन को स्पायरो कंपाउंड में समझना है। ठीक है, तो जैसे स्पायरो कंपाउंड्स में क्या होते हैं, 2 रिंग होती है, उनके बीच में एक कार्बन कॉमन होता है। जैसे एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। अब ये दोनों रिंग्स होती हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिंग्स होती हैं। जैसे एक रिंग अगर ये इस तरह से है तो दूसरी रिंग इसके परपेंडिकुलर होगी।
इस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये देखो, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पर 4 वैलेंसीज होती है। तो जो 2 वैलेंसी होती है वो तो विद इन द प्लेन होती है, जो 1 वैलेंसी होती है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो 1 वैलेंसी होती है वो इनसाइड द ऑब्जर्वर होती है ना। इस तरह से जैसे टेट्राहेड्रल मान लो कार्बन है, सी इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ये आयोडीन है, ठीक है। तो ये तीनों तो एक प्लेन में होंगे, ये तो एक प्लेन में है। ये वाला जो है वो सामने की तरफ होगा, इसे अपन वैज पोजीशन बोलते हैं, और ये वाला जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, तो इसे अपन डैश पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से तो इसमें एक हिंट और भी है कि हिंट ये है assume spiral ring as डबल बॉन्ड। स्पायरो रिंग को अपन को डबल बॉन्ड कंसिडर करना है, ठीक है, डबल बॉन्ड की तरह कंसिडर करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो रिंग है, ये वाली रिंग, ये तो क्या है, वर्टिकल रिंग है, वर्टिकल रिंग इन वर्टिकल प्लेन, और ये जो है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। तो जैसे ये वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब दोनों स्पायरो रिंग्स, दोनों रिंग्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो स्पायरो रिंग किसे बोलते हैं समझ आ गया होगा। दो रिंग का अगर एक कार्बन कॉमन हो तो उसे अपन बोलते हैं स्पायरो रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर, अब जैसे ये कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर ये दोनों एटम एक प्लेन में हो गए, ये दोनों, ये वाला एटम इस प्लेन में है, ये वाला एटम इस प्लेन में है, तो यहाँ जो दो बाकी वैलेंसीज बची होगी वो एक इनसाइड द प्लेन होगी और एक आउटसाइड द प्लेन होगी। लेट सपोज यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है। अब अगर ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये इनसाइड द प्लेन हो गया, ये आउटसाइड द प्लेन, ये आउटसाइड द प्लेन हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया, इनसाइड द प्लेन। तो जो दो वैलेंसी होंगी वो विद इन द प्लेन होंगी। तो यहाँ दो वैलेंसी विद इन द प्लेन है, एक H हो गया और एक यहाँ पर Cl हो गई। है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर अगेन वही सेम चीज़, इफ़ नंबर ऑफ स्पायरो रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ अपन पहले ही कंक्लूज़न बना लेते हैं। कंक्लूज़न, फर्स्ट कंक्लूज़न क्या है, इफ़ नंबर ऑफ रिंग्स आर इन इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर में है, देन both rings are both then rings then rings are non-planar, non-planar। और अगर ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, ये नॉन प्लेनर है, देन हाँ जी बच्चों, तो अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं GI इन स्पायरो कंपाउंड्स।
अभी तक अपन ने एलिन सिस्टम डिस्कस किया, इसके बाद अपन स्पायरो कंपाउंड डिस्कस करते हैं। तो स्पायरो कंपाउंड क्या होता है? स्पायरो कंपाउंड होता है अगर दो दो साइक्लो एल्केन वाली रिंग्स हैं, उनके बीच में एक कॉमन कार्बन हो तो उसे बोलते हैं स्पायरो, और अगर दो कॉमन कार्बन हो तो उसे बोलते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है, तो अब अगर दो दो रिंग में एक कॉमन कार्बन होगा तो ये दोनों रिंग जो होती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए अपन एक पॉइंट समझते हैं। जैसे मानो मेरे पास में ये एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये कोई sp3 कार्बन है, इस कार्बन से sp3 कार्बन होगा तो टेट्रावैलेंट होगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा 3D कॉन्फ़िगरेशन है, 3D फिगर है तो 3D में इजीली समझ में आएगा। तो आप देखोगे कि ये जो तीन एटम हैं, ठीक है, ये तो क्या है, इन द प्लेन, ये तो इन द प्लेन है। ये जो Br है ये आउटसाइड द प्लेन है, और ये जो Cl है ये इनसाइड द प्लेन है। इसका मतलब अगर किसी sp3 एटम की sp3 कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज हैं तो 2 वैलेंसीज तो प्लेन में होगी, एक वैलेंसीज आउटसाइड द प्लेन होगी, ठीक है, और एक वैलेंसी इनसाइड द प्लेन होगी। इसे बोला जाएगा वेज पोजीशन, इसे बोला जाता है डैश पोजीशन। वेज पोजीशन क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। डैश पोजीशन क्या होता है, इनसाइड द प्लेन, है ना, इस तरह का सीन होता है। तो ये सेंट्रल कार्बन एटम और दो वैलेंसीज, ये एक प्लेन में होगी, और ये दोनों वेज और डैश पोजीशन पे होगा, आउटसाइड और इनसाइड, है ना। तो इस तरह से, तो सिमिलरली जैसे ये वाला सेंट्रल एटम है, अब अगर ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी एक प्लेन में है तो बाकी जो दो वैलेंसी है वो एक आउटसाइड द प्लेन होगी, एक इनसाइड द प्लेन होगी, है ना। तो इस हिसाब से ये दोनों, जैसे ये वाला कार्बन एटम है, अब ये दोनों वैलेंसी अगर विद इन द प्लेन है तो ये Cl आउटसाइड द प्लेन हो गया और ये H इनसाइड द प्लेन हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसलिए दोनों रिंग क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दो रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब अगर अपन इसको मान लो तो अब जैसे अपन इसको किसी प्लेन से कट करने की कोशिश करें, तो जैसे अगर मैं इसको अगर मैं लेट सपोज मैं इसको इस प्लेन से कट करने की कोशिश करता हूँ, अब अगर इस प्लेन से कट करते हैं तो ये वर्टिकल प्लेन है, ध्यान रखना। वर्टिकल प्लेन में ये वाली रिंग आ जाएगी, ये H आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा, ये तो वर्टिकल प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन जिस प्लेन से कट कर रहे हैं उस प्लेन में जो एटम आ रहे हैं उनको देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप वर्टिकल प्लेन से कट करोगे तो ये वाला CH2 आगे की तरफ आएगा और ये वाला CH2 पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला।
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बीचों बीच से कटता हुआ जाएगा इस तरह से, और अगर बीचों बीच से कटता हुआ गया तो CH2 की इमेज CH2 दिख जाएगी। लेकिन ये वाला जो Cl आगे की तरफ है, इसकी इमेज पीछे H थोड़ी आएगी। इसका मतलब यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस कंपाउंड में POS या COS कुछ भी नहीं है। इसमें POS नहीं है, ना इसमें COS है, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, और दोनों वैलेंसीज जो हैं भाई, साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में कैसे देखते हो? GI, हर sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट वैलेंसी अटैच होनी चाहिए। ठीक है, अब वो दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में होनी चाहिए, तब जाके अपन की सेम सेम वैलेंसी सेम साइड तो अपन सिस बोलते हैं, सेम वैलेंसी अपोजिट साइड तो अपन ट्रांस बोलते हैं। अब यहाँ तो ये H और Cl ये तो अलग अलग प्लेन में है, तो यहाँ तो GI तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ एक हिंट होता है, अज्यूम स्पाइरो रिंग एज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को स्पाइरो रिंग की तरह कंसिडर करना है, स्पाइरो रिंग की तरह। स्पाइरो रिंग को डबल बॉन्ड की तरह कंसिडर करना है। तो बस, तो ये डबल बॉन्ड तो अपन समझ ही चुके हैं, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो नॉन प्लेनर होंगे, नॉन प्लेनर होगा तो GI पॉसिबल नहीं है, OI पॉसिबल है। ठीक है, अब OI पॉसिबल होगा क्योंकि ये सारे के सारे तो एक प्लेन में आ जाएंगे, ये वाले H और Cl आउटसाइड द प्लेन रहेंगे। ठीक है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड ऊपर ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, ये बाइफेन एलिन सिस्टम ऊपर अपन देख चुके हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इवन नंबर में है तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। अब नॉन प्लेनर है तो दोनों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज ये सारे तो एक प्लेन में आ गए, और ये Cl जो है ये आउटसाइड द प्लेन है, और ये इनसाइड द प्लेन है H, तो Cl की इमेज H नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ POS नज़र नहीं आ रही। अगर POS नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन एक नोट समझ सकते हैं, इफ़ इन स्पाइरो कंपाउंड सिमेट्री इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल, अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और अगर सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। स्पाइरो कंपाउंड GI भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला तो अपन ऊपर एक्सप्लेन समझ चुके ही हैं। अब अगर इस तरह की बात करें, देखो यहाँ पर इस वाले कोने वाले कार्बन को देखो, अगर ये दोनों वैलेंसी विद इन द प्लेन है तो ये वाला Cl क्या होगा? ये आउटसाइड द प्लेन होगा, और ये H कहाँ होगा? ये इनसाइड द प्लेन होगा। अब ये फर्स्ट रिंग हो गई। ठीक है, अब अब इस वाले कार्बन को देखो, भाई ये रिंग तो वर्टिकल प्लेन में है ही सही, तो इस नेक्स्ट वाली रिंग का ये वाला जो कार्बन एज होगी ये कहाँ होगी? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाली होगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसके बाद में ये जो sp3 कार्बन था, इस sp3 कार्बन पर ये आउटसाइड द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन, तो बाकी दोनों वैलेंसी विद इन द प्लेन होगी। ठीक है, इसका मतलब थर्ड रिंग जो होगी वो फर्स्ट रिंग के प्लेन में होगी। फिर अब इस sp3 कार्बन को देखो, अगर ये लेफ्ट और राइट वाली दोनों विद इन द प्लेन है तो ये Cl ये कहाँ होगा? ये आउटसाइड द प्लेन होगा, और ये इनसाइड द प्लेन है। अब आप देखो दोनों Cl जो हैं, आप इस वाली रिंग को देखो और इस वाली रिंग को देखो जिस पर H और Cl अटैच है। अब ये दोनों रिंग तो सेम प्लेन में है। अब दोनों क्लोरीन इन इस वर्टिकल रिंग के आउटसाइड द प्लेन है, इन इस प्लेन के सेम साइड है,
ऊपर की तरफ, और दोनों एच क्या है, नीचे की तरफ। तो ये कौन सा आइसोमर है इसका, सिस आइसोमर है। ठीक है। अब जब आप इसको कट करोगे, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही कट कर लो। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करोगे तो ये एच और सी एल आ जाएगा उस प्लेन में, बीच वाली रिंग आ जाएगी उस प्लेन में। ठीक है। और ये दोनों लेफ्ट और राइट वाली दोनों रिंग नहीं आएगी। लेकिन जब आप बीच से कट करोगे ना ऐसे, जब आप बीच से कट करोगे तो ये जो वर्टिकल का वर्टेक्स है, इसकी इमेज बिल्कुल नीचे की ओर दिख जाएगी। इसकी इमेज बिल्कुल नीचे की ओर दिख जाएगी। तो अगर इमेज आ रही है, इसका मतलब यहाँ पी ओ एस है। और पी ओ एस अगर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, सिस आइसोमरिज्म। अब अगर ये वाला केस है, अब इसमें आप देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ये वाले दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड। मतलब ये sp3 कार्बन है, तो ये दो एस तो, ये दोनों तो ये वाला और ये वाला तो हो गया विद इन द प्लेन। चार वैलेंसी में से दो तो, दो दो वैलेंसी तो विद इन द प्लेन होगी, दो वैलेंसी में से एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन। ठीक है। फिर इस वाले रिंग को इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये दोनों तो विद इन द प्लेन हो गए। तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, या आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा। ठीक है। और ये कहाँ होगा, ये इनसाइड द प्लेन होगा। अब इस वाले कॉर्नर वाले कार्बन को देखोगे तो दो वैलेंसी आउटसाइड और इनसाइड हो गए, तो दो विद इन द प्लेन हो जाएगी। अब यहाँ ठीक है। अब अगर अपन इसको किसी प्लेन से कट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो जैसे अपन इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करोगे तो ये दोनों उसी प्लेन में आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप उसी प्लेन में आ जाएगा। इनफैक्ट ये ना, ये आ जाएगा पूरा उसी प्लेन में। ठीक है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब कट किया तो इस ओ की इमेज नीचे नहीं आई। इसका मतलब यहाँ सिमेट्री नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है किसी भी तरह की। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। अब ये दोनों रिंग जो हो गए इनसाइड और आउटसाइड, मतलब ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मॉलिक्यूल ऐसा प्लेनर तो रहा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं होगी, है ना। इसी तरह से अपन इसको देख सकते हैं, ये प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर, इसका मतलब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर है तो ये ओ आई शो कर सकता है। ओ आई शो करने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो यह दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। बाकी स्पाइरो और एलियन सिस्टम मेडिकल में बहुत ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भी नहीं इन पर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन बाइफेनाइल सिस्टम। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन बाइफेनाइल सिस्टम। ठीक है। बाइफेनाइल सिस्टम, हाँ जी, ये बाइफेनाइल सिस्टम हो गया। अब बाइफेनाइल की ऑर्थो पोजीशन पर ये एक्स है, ये वाई है।
ये एक्स है, ये वाई है। बाइफेनाइल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्कि ग्रुप लगे हों, है ना, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर बल्कि, बोथ आर बल्कि ग्रुप, then due to repulsion both ring becomes perpendicular, है ना। अगर ये दोनों रिंग बल्कि हैं तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक रिंग तो उसी प्लेन में रहेगी और ये दूसरी रिंग सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा वो अपन देख सकते हैं। एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, इस तरह से अभी आउटसाइड द प्लेन हो गए, तो अब अभी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब both ring becomes perpendicular and in such case optical activity is possible if symmetry is absent। अगर सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो, तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ अपन बल्कि ग्रुप के बारे में बात करते हैं। किसे अपन बल्कि ग्रुप बोलेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। यहाँ मल्टी एटॉमिक ग्रुप है, जैसे NO2 है, जैसे CHO है, COOH है, SO3H है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, ये बल्कि बल्कि ग्रुप है, यानी पॉलीएटॉमिक ग्रुप। तो अभी कंडीशन देख लेते हैं। टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म
both biphenyl rings must have bulky group, must have bulky group, and in each phenyl ring at ortho position should be different. ठीक है, हर रिंग में जो दो दो ग्रुप लगे हैं बल्कि ग्रुप, वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। दोनों रिंग में आपस में सेम हो सकते हैं, जैसे पहली रिंग पे भी दो जो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, वही दोनों डिफरेंट ग्रुप दूसरे रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन किसी भी रिंग की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें हाँ जी बच्चों, तो जैसे इस एग्जांपल में यहाँ एक मिथाइल लगा है, ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम है। अब अगर इस तरह का सिस्टम है तो यहाँ जो दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं वो दोनों ग्रुप क्या लगे हैं? सेम लगे हैं। अब कंडीशन क्या है? टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ बाइफेनाइल रिंग्स मस्ट हैव bulky group and in each phenyl ring at ortho position in each phenyl ring at ortho position अपन इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। एट ऑर्थो पोजिशन डिफरेंट ग्रुप should present different group should present, है ना? बस अब यहाँ पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। लेकिन इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बल्कि ग्रुप हो डिफरेंट हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जांपल है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, तो बस सेम दोनों ऑर्थो,
हर रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगे हैं डिफरेंट, बस सिंपल, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound will be ऑप्टिकल एक्टिव? कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा? तो पहला एग्जांपल है ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4, यहाँ इधर आयोडीन लगा है, इधर NO2 लगा है, इधर ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, आयोडीन आयोडीन, और इधर CH3 और CH3। देखो पहले ऑप्शन में ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप नहीं है, तो दोनों रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएंगी, दोनों रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएंगी, तो पूरा सिस्टम कैसा है? प्लेनर है, तो इसमें POS होगी, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। कंडीशन को ध्यान रखो, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। सेकंड वाले में ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि हर एक रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट और बल्कि ग्रुप लगे हैं। थर्ड वाले में यहाँ दोनों ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप नहीं लगे हैं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप नहीं लगे हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। और इसमें दोनों, पहली बात तो दूसरे रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप नहीं है, और लेफ्ट वाले रिंग की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप तो है, लेकिन दोनों सेम है, तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो ये बाइफेनाइल सिस्टम होता है, बाइफेनाइल सिस्टम होता है। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो पहला है वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश फॉर्मूला, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला में क्या होता है, अभी ये पन्ने पर समझा भी है। sp3 कार्बन में दो वैलेंसी तो एक प्लेन में होती है,
एक वैलेंसी आउट ऑफ द प्लेन होती है और एक वैलेंसी इनसाइड द प्लेन होती है। ये है इन प्लेन, ये होती है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन ये होती है इनसाइड द प्लेन, है ना। आउटसाइड द प्लेन इसे और क्या बोल सकते हैं, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एक बार आप इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अपने हाथ में 4 पेन ले, 3 पेन को नीचे की तरफ लगाएं पिरामिड की तरह और एक पेन को ऊपर की तरफ लगाएं, ठीक है। इन चारों को और बीच में कॉमन कॉमन सेंटर है ही, तो आप इनको ढंग से नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल एटम ऊपर वाला और नीचे वाले 3 में से कोई एक, वो तो एक प्लेन में है, बाकी बाकी बचे हुए 2 में से कोई एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक इनसाइड द प्लेन है ना। तो ये इसका वेज डैश यानी 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और ये इनसाइड द प्लेन ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, जैसे इधर कार्बन हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इधर लेट सपोज CH3 हो गया, इधर ये आयोडीन हो गया। तो ये है इसका 3D रिप, ठीक है। तो ये है इसका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें अपन और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे इधर कार्बन है, इधर COOH है, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर H है, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, ये कार्बन हो गया, ये COOH हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया और ये OH हो गया, है ना। इस कंपाउंड को बोला जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। सिमिलरली इधर COOH, इधर HOH, इधर COOH, अब इधर OH। इसे टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। अगर इसे 3D में रिप्रेजेंट करें,
अगर इसे अपन 3D में रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से शो हो सकता है कि यहाँ पर ये कार्बन है, COOH, OH, इधर ये आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H। मतलब एक कार्बन पर OH वेज पर है तो दूसरे में H वेज पर है। तो ये इसका 3D रिप्रेजेंटेशन है, वेज रिप्रेजेंटेशन। सेकंड आता है इसमें फर्स्ट और सेकंड फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो 2D रिप्रेजेंटेशन जैसे ये यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ COOH हो गया, ठीक है। ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि फिशर रिप्रेजेंटेशन का जो 3D फॉर्म होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये आगे की ओर होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो होती है आगे की ओर वेज पोजीशन पे, और ये वर्टिकल लाइन होती है पीछे की ओर डैश पोजीशन पे, ठीक है। तो ये जो होता है ये एट वेज पोजीशन, वेज पोजीशन, और ये होता है एट डैश पोजीशन। डैश पोजीशन, डैश पोजीशन पे क्या है, वर्टिकल लाइन, और वेज पोजीशन पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट फिशर की कंडीशन अलग होती है। तो क्या कंडीशन होती है, इन एग्जैक्ट फिशर फॉर्मूला ए पॉइंट PCC प्रिंसिपल कार्बन चेन should be at vertical line और सेकंड आता है PCC should be at vertical line, और PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप should be at top position
ऑन वर्टिकल लाइन, should be on top position on at top position on vertical line, वर्टिकल लाइन की टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे ये CHO है, इधर H, इधर OH, और ये CH2OH, तो ये एग्जैक्ट फिशर है, क्योंकि ये क्या है अपने पास में, ये PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, सारे के सारे कार्बन एक वर्टिकल लाइन पर है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट फिशर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फिशर है। अब इसमें अपने पास कन्वर्जन के रूल्स भी होते हैं कि कैसे अपन वेज डैश को फिशर में या फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आता है इसमें एक पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर। वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास में एक रिप्रेजेंटेशन है, मान लो ये कोई वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ ये जो दो प्लेन में हैं, दो वैलेंसी जो प्लेन में होगी उनके बीच में इस तरह से अपन एक कैविटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो सॉलिड लाइन है ये हमेशा इस कैविटी के अंदर जाएगी, बस सिंपल सा फंडा है। सॉलिड लाइन कहाँ जाएगी, इस कैविटी के अंदर, प्लेन वाली कैविटी के अंदर। तो ट्रिक क्या है, वेज पोजीशन या फिर एटम प्रेजेंट एट wedge position should be in the cavity, should be in the cavity। तो बस इस वेज वाली पोजीशन को उठाओ और इसको कैविटी में भेज दो। ठीक है, एंड नो चेंज एट डैश पोजीशन, डैश पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बाकी दोनों को वर्टिकल कर दो। तो ये H था, ये फ्लोरीन था, ये OH उठ के कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, तो OH इधर आ गया, तो CH3 कहाँ रह जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो वेज डैश को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, फिशर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वेज हालांकि ये एग्जैक्ट फिशर नहीं है, पर फिर भी अपन ने फिशर में कन्वर्ट कर लिया। एग्जैक्ट फिशर के रूल्स अलग से पढ़ेंगे फिर अपन। ठीक है,
अब ये अगर वेज डैश है तो इसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको फिशर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये अपन ने वर्टिकल लाइन बना ली, हेयर सी डब्ल्यू एच, हेयर इट इज सी डब्ल्यू एच, ठीक है। बस अब सॉलिड लाइन को उठाकर कैविटी में भेजना है। ये रही कैविटी, ये सॉलिड इधर चला गया या वेज वेज पोजीशन उधर चली गई। सिंपल, यहाँ पर ये वाली कैविटी, तो ये सॉलिड लाइन को उठाकर कैविटी में भेज दो, सॉलिड लाइन कैविटी में चली जाएगी। तो ये एच राइट साइड में आ गया, ये ओ एच में नो चेंज, ये ओ एच लेफ्ट साइड में आ गया और एच में नो चेंज। तो इस तरह से अपन इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है ना। एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने दो रिप्रेजेंटेशन पढ़े इसके, वेज डैश और फिशर, और वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। एटम प्रेजेंट एट वेज पोजीशन शुड बी इन द कैविटी एंड नो चेंज एट डैश पोजीशन। चल, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? तो यहाँ अपन दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, टू कॉन्फ़िगरेशन। एक तो आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये किसी के रेफरेंस से नहीं आते, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि इनको भी अपन डिटेल में सीखेंगे। सेकंड आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में दो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में दो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। एक आता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन और एक आता है 3O एंड एरी3O, ठीक है। तो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हुई, और अब अपन इसमें डिस्कस करेंगे पहला डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।